एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्याय 11 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन से संबंधित प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए और अधिक सीखें। प्रश्न 1, निम्नलिखित पिंडों में से कौन से पिंड दीप्त पिंड हैं? मंगल ग्रह, चंद्रमा, ध्रुव तारा, सूर्य, शुक्र ग्रह तथा दर्पण। तो चलिए उत्तर देखते हैं बच्चों। उत्तर है सूर्य और ध्रुव तारा। दीप्त पिंड वे होते हैं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य और ध्रुव तारा दोनों ही तारे हैं और वे अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। मंगल ग्रह, चंद्रमा, शुक्र ग्रह तथा दर्पण अदीप्त पिंड हैं क्योंकि वे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते बल्कि उन पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करते हैं। चलिए बच्चों, अब प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न 2, स्तंभ 1 में दिए गए पदों का मिलान स्तंभ 2 में दिए गए सही वाक्यांशों से कीजिए। ये देखिए बच्चों, ये स्तंभ 1 है और ये स्तंभ 2 है। स्तंभ 1 में है सूची छिद्र कैमरा, अपारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु और छाया। चलिए देखते हैं। सूची छिद्र कैमरा। सूची छिद्र कैमरा क्या होता है? व्युत्क्रमित प्रतिबिंब बनता है। तो आप सूची छिद्र कैमरा को इससे मिला देंगे, व्युत्क्रमित प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु का क्या होगा? प्रकाश पूर्णतः अवरुद्ध करती है, यानी इसमें से होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता, इससे मिलान कर देंगे। फिर है पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु का क्या होगा? प्रकाश लगभग पूर्णतः संचारित होता है, यानी कि उसमें से आर पार होकर प्रकाश जा सकता है, तो इसका मिलान इससे कर देंगे। अंत में है छाया। वस्तु के पीछे बना गहरा काला क्षेत्र, परछाई बनती है ना आपकी, ये छाया। चलिए बच्चों, अब प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न 3, साहिल, रेखा, पैट्रिक और कासिमा चित्र 11.16 में दर्शाए गए पाइप से मोमबत्ती की लौ को देखने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें से कौन लौ देख पाएगा? तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं बच्चों, ये चित्र है, ये मोमबत्ती लग रखी हुई है, ये लौ जल रही है मोमबत्ती की, और ये देखिए ये रेखा है, ये साहिल, ये पैट्रिक, ये कासिमा है। ठीक है, अब ये प्रकाश की लौ को देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो किसको दिखेगी भाई लौ? ये देखिए, हमें पता है कि प्रकाश सीधी रेखा है, उसी में जो है प्रकाश चलता है, गमन करता है। तो ये देखिए रेखा देख पा रही है खाली, बाकी साहिल को नहीं दिखेगा। लौ, यहाँ पे प्रकाश की बात नहीं की गई है बच्चों, लौ की बात की गई है। ये देखिए यहां पर से फिर दिखना बंद हो जाएगा लौ, यहाँ पैट्रिक को भी और यहाँ कासिमा को भी, किंतु रेखा बिल्कुल सीधा देख रही है। उत्तर, रेखा सीधे पाइप से मोमबत्ती के लौ को देखने का प्रयास कर रही है, इसलिए वह लौ को देख पाएगी। साहिल, पैट्रिक और कासिमा मुड़े हुए पाइप से लौ को देखने का प्रयास कर रहे हैं, अतः वे लौ को नहीं देख पाएंगे क्योंकि प्रकाश मुड़ी हुई रेखा में गमन नहीं करता है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, चित्र 11.17 में दर्शाए गए प्रतिबिंबों को देखिए और बालक की छाया को दर्शाने वाले सही चित्र का चयन कीजिए। ये देखिए, सही चित्र का आपको चयन करना है। हमने अध्याय पढ़ने के बाद तो ये जान लिया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब ये देखिए सूर्य का प्रकाश है, ऐसे सीधी रेखा में गमन करता है, तो परछाई इधर बनी है उल्टी इसका में, तो ये नहीं होगा सही चयन। दूसरा वाला देखिए, सूर्य इधर है, सीधी रेखा बनाइए ये, लेकिन यहां पे परछाई बन रही है, ये भी गलत है। तीसरे पे आइए, तीसरे में सूर्य का प्रकाश इधर है तो परछाई इधर बननी चाहिए, किंतु यहां बन रही है, ये भी गलत है। अब यहां देखिए अंतिम वाले घ पे सूर्य का प्रकाश जिधर जा रहा है उधर ही परछाई बन रही है, ये बिल्कुल सही विकल्प है बच्चों, तो हमारा सही उत्तर होगा घ। आइए अगले प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न 5, चित्र 11.18 में दर्शाया गया है कि एक स्थिर टॉर्च के सामने रखी गेंद की छाया दीवार पर बनी है।
परिदृश्य में एक में, ये देखिए ये पहला वाला है, इसमें गेंद टार्च के समीप है। इसमें देखिए जो गेंद जो है वो टार्च के कितनी दूरी पर, इतनी ही, यानी कि बड़े समीप है, पास है। 2, जबकि परिदृश्य 2 में गेंद दीवार के समीप है, यानी कि ये दीवार है ना, इसके समीप है, यानी कि ये टॉर्च से दूर है। दिए गए विकल्पों का और खा में से दोनों परिदृश्यों का सबसे उपयुक्त प्रदर्शन करने वाले चित्र का चयन कीजिए। तो बच्चों यहां देखने वाली ये बात है कि हम जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु प्रकाश के समीप जाती है तो उसकी परछाई बड़ी बनती है, और दूसरा अगर वह किसी वस्तु से दूर है तो उसकी परछाई छोटी बनती है। किंतु यहां देखिए ये वस्तु से दूर है, इसकी ये परछाई बन रही है, परिदृश्य बन रहा है, और यहां पर ये पास है तो यानी कि ये और बड़ा बनना चाहिए, जितनी दूर में प्रकाश आ रहा है पूरा कवर करना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों विकल्प खा उपयुक्त प्रदर्शन करने वाला चित्र है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6, चित्र 11.18 के आधार पर स्तंभ 1 में टॉर्च की स्थिति का स्तंभ 2 में गेंद की छाया के अभिलक्षणों के आधार पर मिलान कीजिए। जैसा कि ये वही स्थिति है जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा है बच्चों। आइए देखते हैं स्तंभ 1 में क्या लिखा है। यदि टॉर्च गेंद के समीप है, अब जैसा कि मैंने बताया अगर गेंद टॉर्च के समीप है तो उसकी परछाई कैसे बनेगी, छाया कैसी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। तो ये देखिए छाया बहुत बड़ी बनेगी, आपको इससे मिलान करना है। दूसरा है यदि टॉर्च गेंद से बहुत दूर है, यानी यहां वाली ये देखिए दूर है, तो क्या होना चाहिए, तो छाया बहुत छोटी बनेगी, ये वाला विकल्प सही है। यदि गेंद को इस व्यवस्था से हटा दिया जाए, अब टॉर्च जल रही है, सीधा दीवार पे पड़ रही है उसकी वो प्रकाश, तो और बीच में गेंद नहीं है, तो क्या होगा बच्चों, जैसा कि आपने भी देखा होगा कि पर्दे पर एक चमकदार चकत्ता दिखाई देगा, दिखता है ना आपको भी। यदि इस व्यवस्था में गेंद के बाईं ओर 2 टॉर्च लिए जाएं, तब क्या होगा, तब बच्चों पर्दे पर 2 छाया दिखाई देगी, यह है इसका सही विकल्प। ठीक है बच्चों, चलिए अब प्रश्न 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न 7, माना कि आप चित्र 11.19 में दर्शाए गए वृक्ष को सूची छिद्र कैमरे की सहायता से देखते हैं। वृक्ष के प्रतिबिंब की पर्दे पर प्राप्त आकृति की रूपरेखा बनाइए। देखिए बच्चों ये चित्र है, अब इसको आप सूची छिद्र कैमरे की सहायता से देख रहे हैं, तो वृक्ष का प्रतिबिंब पर्दे पर उल्टा बनेगा, जिसमें वृक्ष का शीर्ष नीचे की ओर और आधार ऊपर की ओर होगा। ये देखिए बच्चों ये चित्र जैसा कि है, आपको ऐसे ही चित्र बनाना है, इस प्रकार चित्र उल्टा दिखेगा। जैसा कि आपने एक मोमबत्ती वाला क्रियाकलाप हमने पढ़ा था अध्याय में, बिल्कुल उसी प्रकार है। ये ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर रहेगा, ये ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर रहेगा। चलिए अब अगला पढ़ते हैं प्रश्न 8। प्रश्न 8, कागज के किसी टुकड़े पर अपना नाम लिखिए और इसे समतल दर्पण के सामने इस प्रकार पकड़िए कि कागज दर्पण के समांतर रहे। इसके प्रतिबिंब का आरेख बनाइए। कागज पर लिखे नाम और दर्पण में बने इसके प्रतिबिंब के मध्य आप क्या अंतर देखते हैं, इस अंतर के कारण की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों उत्तर है, कागज पर लिखे नाम और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच मुख्य अंतर यह है कि प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, जिसमें नाम का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। इस प्रकार प्रकाश का पार्श्व परावर्तन है, जो समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणों के परावर्तन के कारण होता है। चलिए बच्चों अब प्रश्न 9 को देखते हैं। यह आपका प्रश्न 9, अपने मित्र की सहायता से एक समान स्थान पर अपनी छाया की लंबाई सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर पश्चात 4 बजे मापिए। अपने प्रेक्षणों को लिखिए। पहला है आपकी छाया किस समय सबसे छोटी होगी, इसका उत्तर बच्चों है दोपहर 12 बजे। आपके विचार में ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है दोपहर के समय सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए छाया की लंबाई सबसे कम होती है।
आगे चलिए, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कथन का किसी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्वतः व्युत्क्रमित होता है। कथन खा अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण टी और ओ के समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब वैसे ही दिखते हैं जैसे ये वर्ण है। चलिए, पहला आपको बताना है अब इन दोनों कथनों के बारे में कि दोनों कथन सत्य हैं कि दोनों कथन असत्य हैं, कि कथन का सत्य है किंतु कथन खा असत्य है, कथन का असत्य है किंतु कथन खा सत्य है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, जो कथन का है, किसी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्वतः व्युत्क्रमित होता है। ये हम पिछले प्रश्न में भी समझ चुके हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। कथन खा में देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के टी और ओ के समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब वैसे ही दिखते हैं जैसे ये वर्ण है। बिल्कुल सही, क्योंकि उल्टे दिख ही नहीं सकते हैं। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं, तो इसका उत्तर होगा 1, दोनों कथन सत्य हैं। आइए प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11, मान लीजिए कि आपको चित्र 11.20 में दर्शाई गई आकृति की एक नलिका और 2 ऐसे समतल दर्पण दिए गए हैं जिनका व्यास नलिका के व्यास से कम है। क्या इस नलिका का उपयोग परिदर्शी बनाने के लिए किया जा सकता है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो नलिका पर वह स्थान अंकित कीजिए जहां आप समतल दर्पण लगाएंगे। तो इसका उत्तर होगा बच्चों हाँ, इस नलिका का उपयोग परिदर्शी बनाने के लिए किया जा सकता है। दर्पणों को नलिका के दोनों सिरों पर 45 डिग्री के कोण पर लगाया जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे 45 डिग्री पे इनको लगाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। प्रश्न 12, बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए पक्षियों की छाया हमें धरती पर दिखाई नहीं देती है, परंतु जब कोई पक्षी धरती के निकट उड़ता है तो उसकी छाया धरती पर दिखाई देती है। विचार कीजिए और बताइए कि ऐसा क्यों होता है। तो उत्तर है बच्चों, बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए पक्षियों की छाया हमें धरती पर दिखाई नहीं देती है क्योंकि पक्षी का आकार सूर्य के आकार से बहुत छोटा होता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें फैल जाती हैं जिससे छाया बहुत छोटी और बिखरी हुई हो जाती है जिसे जमीन पर देखा नहीं जा सकता। अब जब कोई पक्षी धरती के निकट उड़ता है तो पक्षी और धरती के बीच की दूरी कम होती है जिससे उसकी छाया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने यह अध्याय और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर समाप्त कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।